तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो अगर आपको याद हो तो हम लेक्चर नंबर 2 में ये कवर कर चुके थे कि मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ और मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल क्या होता है, और साथ के साथ हमने मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की अचीवमेंट्स भी कवर करी थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इसके लिमिटेशंस कवर करने वाले हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी मेंटेन्ड इन ऑल केसेस। ठीक है, बेसिकली मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ स्टेट क्या करता था कि कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करता हूं, कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करता हूं तो उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। यही कहता था हमारा क्या मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। लेकिन यहां पे यही चीज उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे यही चीज उल्टा हो गई। यहां पे क्या करा मेंडलीव ने कि कोबाल्ट और निकल के अगर हम एटॉमिक मासेस को देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकल का एटॉमिक मास है 58.7। ठीक है, तो कायदे से उसको निकल को पहले रखना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट को रखना चाहिए था, क्योंकि निकल का एटॉमिक मास जो है वो कम है एज कंपेयर टू कोबाल्ट। लेकिन उसने क्या करा, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। ठीक है, तो ये मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की या मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ का पहला डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दिस टेबल डिड नॉट प्रोवाइड प्लेस फॉर नोबल गैसेस विच आर डिस्कवर्ड लेटर। ठीक है, अब अगर आपको लेक्चर 2 याद हो तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उसके टाइम पे उसने उनकी जगह कुछ स्पेस छोड़ दिया था और उन स्पेसेस का उसने एक नाम रखा था। क्या नाम रखा था? फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, एका एल्यूमिनियम करके उसने नाम रखा था। किसका नाम रखा था? गैलियम। गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन उसने पहले ही उस पर्टिकुलर स्पेस का नाम रख दिया। क्या? एका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसने गैलियम के लिए तो स्पेस खाली छोड़ दिया, तो उसे नोबल गैस के लिए भी स्पेस खाली छोड़ना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। ठीक है, उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि नोबल गैस भी फ्यूचर में डिस्कवर होती। ठीक है, और एका एल्यूमिनियम या गैलियम भी फ्यूचर में डिस्कवर होता, तो उसने एका एल्यूमिनियम या गैलियम के लिए तो उसने स्पेस छोड़ दिया अपनी पीरियडिक टेबल में, लेकिन उसने नोबल गैस के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। ठीक है ना, तो ये मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल का दूसरा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? देयर वॉज नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटॉप्स इन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल ऑल्दो दे डिफर इन एटॉमिक मासेस। अच्छा, अब आप लोगों को पता ही होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्हीं को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो एक एलिमेंट के दो आइसोटॉप्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, एक होता है हमारा कार्बन जिसका एटॉमिक मास होता है कितना? 12, और एक और कार्बन होता है, कार्बन का दूसरा आइसोटॉप होता है जिसका एटॉमिक मास होता है क्या? 14। ठीक है, अब जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल है उसमें तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज करा वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करा। तो यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है, तो कायदे से तो उसे अपने पीरियडिक टेबल में इन दोनों को ही रखना चाहिए था, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने अपने पीरियडिक टेबल में या मेंडलीव पीरियडिक टेबल में उसने कार्बन 12 को तो रख दिया, लेकिन उसने कार्बन 14 के लिए कोई जगह नहीं रखी। ठीक है, उसने कार्बन 14 के लिए कोई जगह नहीं रखी। तो आप लोग यहां ये सोच सकते हैं कि वो अपने पीरियडिक टेबल में कार्बन 14 भी तो रख सकता था कार्बन 12 की जगह। ठीक है, आप लोग में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कार्बन 14 भी तो रख सकता था कार्बन 12 की जगह। तो इसका आंसर मैं दूंगा कि जो कार्बन 14 है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है नेचर में, कार्बन 12 जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर में, इसलिए उसने अपनी पीरियडिक टेबल में कार्बन 12 को जगह दी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था आपका तीसरा डिसएडवांटेज कि उसने अपने पीरियडिक टेबल में
आइसोटॉप्स को कोई अलग से जगह नहीं दी, ठीक है, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई अलग जगह नहीं छोड़ी या दी। तो यहां हमारा लिमिटेशंस ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया किसने था? हेनरी मूजली ने, ठीक है। हेनरी मूजली ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। तो क्या करा हेनरी मूजली? कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करते करते उसने 1913 में यह देखा कि जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। मेरा ये बोलने का क्या मतलब है? एक बार को इमेजिन करो, अगर मेरे पास 20 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 से लेके 20 एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैं इन 20 एलिमेंट्स का कुछ ग्रुप बनाना चाहता हूं। किस बेसिस पे? इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है। मैं इन 20 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाना चाहता हूं। किस बेसिस पे? कि इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज हो, उस बेसिस पे। तो अगर मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे इन एलिमेंट्स का कुछ ग्रुप बनाता हूं और अगर मैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन एलिमेंट्स का कुछ ग्रुप बनाता हूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ना ज्यादा अच्छे से ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे ग्रुप्स बन रहे हैं। एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बनेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ज्यादा अच्छे ग्रुप्स बनेंगे। और ये ग्रुप्स हमने बनाए किस बेसिस पे थे? सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने ये ग्रुप्स बनाए थे। तो हमने पाया कि अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से कुछ ग्रुप्स बनाता हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान है और ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये होता है। तो चलो अब हम अपने लॉ में आते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। हेनरी ने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम क्या था? मॉडर्न पीरियडिक लॉ। और इस लॉ में हेनरी ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर्स की, ठीक है। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिक फंक्शन होती है किसकी? अपने खुद के एटॉमिक नंबर की, ठीक है। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है ये हम अगले पॉइंट में देखते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। तो इस पूरी लाइन से मेरा ये मतलब है, वैसे इस पूरी लाइन का जो मतलब है वो यहां ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं। ये है कि अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे, तो मैं पाऊंगा कि कुछ रेगुलर इंटरवल्स में जो मेरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखूं तो मान लो मैंने 1 से 20 एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक ऐसे मैंने एलिमेंट्स ले लिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मैंने इनको रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा तो मान लो मैंने पहला एलिमेंट लिया, उसके बाद मैंने फोर्थ एलिमेंट लिया, फोर्थ एलिमेंट के बाद मैंने कौन सा लिया? सेवंथ एलिमेंट, फिर सेवंथ के बाद मैंने 10th एलिमेंट लिया, फिर 10th के बाद 13। तो मैं देखूंगा कि इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आ रही हैं। किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिर सेवंथ, फिर 10th, फिर 13th एलिमेंट, फिर 16th, फिर 19th। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये 1 से लेकर 20 तक मैंने एलिमेंट्स लिए थे, मान लो 1 से लेकर 20 जो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 20 जो है ये इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में मुझे कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी, ठीक है। तो ये था इस पॉइंट का मतलब।